हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं महिला सुपरवाइज़र के। और ये हमारी ए सीरीज़ का 47वां भाग है। इसके पहले हम इसके 46 भाग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। और ये मिडवाइफरी जिसको हम बोलते हैं प्रसूति सहायता या बोल सकते हैं दाई, जो प्रसव के समय जो 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 चीज़ की आवश्यकता होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ एएनएम और जीएनएम में के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो एमसीक्यू आए वो करेंगे, क्योंकि महिला सुपरवाइज़र भी कुछ कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इन्हीं की जानकारी होना चाहिए, तो इन्हीं पे बेस्ड है। और प्रसव अवस्था हुआ, गर्भ अवस्था हुआ, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ से ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन समझिएगा। और हर क्वेश्चन के अंतर्गत मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, तो एक क्वेश्चन का नंबर एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो मैं फैक्ट कराऊंगी वो कम से कम एक क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में यौवन आरंभ की शुरुआत सबसे पहले किस चिन्ह द्वारा की जाती है। मतलब लड़कियों में जब यौवन आरंभ होता है, यौवन अवस्था स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या चिन्हित किया जाता है। मेनार्चे, थैलार्चे, ब्यूपार्चे या एड्रेनार्चे। ये एक क्वेश्चन आया था एएनएम में। अब इसको आप कैसे करोगे, इसका देखो, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो आंसर है वो है थैलार्चे। अब सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, मेनार्चे क्या होता है, थैलार्चे क्या होता है, प्यूआर्चे क्या होता है और योर्डनार्चे क्या होता है। देखो, यौवन अवस्था क्या है, एक वयस्क शरीर की परिपक्व अवस्था की एक प्रथम अवस्था होती है। प्रजनन क्षमता विकसित करने के लिए, लड़कियों में प्रजनन क्षमता विकसित करने के लिए अलग अलग शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसको हम यौवन आरंभ बोलते हैं। अब बात करते हैं हम थैलार्चे की। थैलार्चे को हम बेस्ट बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं थैलार्चे को? ब्रेस्ट बडिंग। महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़े थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही जो होता है इसका पहला संकेत होता है। थैलार्चे क्या होता है? थैलार्चे में क्या होता है, महिलाओं के जो स्तन होते हैं, महिलाओं की जो छाती होती है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगती है, जिसको थैलार्चे को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बर्डिंग बोलते हैं। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि थैलार्चे को किसको ब्रेस्ट बर्डिंग बोलते हैं, तो थैलार्चे को बोलते हैं। ये अक्सर एक तरफा ही होता है, मतलब हो सकता है कि कोई एक बढ़े या दूसरा बढ़े, तो ये स्टार्टिंग में किसी भी साइड से हो सकती है। बात करें अगर हम मेनार्चे की, तो मेनार्चे क्या होता है, आमतौर पर स्तन के विकास के 2-3 साल बाद मेनार्चे से पहले एक ग्रोथ स्पर्ट शिखर आ जाते हैं। एक कुछ ग्रोथ स्पर्ट से शिखर आ जाते हैं, उसको हम मेनार्चे बोलते हैं। ये दूसरी अवस्था होती है। प्यूबार्चे क्या होता है? ये जो प्यूबार्चे होता है, ये महिलाओं के जो जनन अंग होते हैं उन पर बालों का विकास, महिलाओं के जो जनन अंग होते हैं उन पर बालों का जो विकास होता है उसको हम प्यूबार्चे बोलते हैं। तो ये तीनों ही महिलाओं से संबंधित है, तो याद रखिएगा। थैलार्चे क्या होता है? बेस्ट बर्डिंग होता है। मेनार्चे क्या होता है? स्तन विकास के 2-3 साल बाद मेनार्चे से एक उसके ऊपर, स्तनों के ऊपर एक ग्रोथ बनने लगती है, जिसको हम मेनार्चे, मतलब थैलार्चे का परिपक्व रूप ही मेनार्चे बोल सकते हैं। और प्यूबार्चे या पवर्चे किसको बोलते हैं? जनन अंगों में बालों के विकास को प्यूबार्चे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो थैलार्चे की उम्र होती है वो लगभग 7 से 9 वर्ष होती है थैलार्चे की, तो इसलिए थैलार्चे नंबर 1 पे आता है। मेनार्चे की अगर आयु देखी जाए तो मेनार्चे की जो आयु होती है वो 10 से 16 वर्ष होती है। मेनार्चे मतलब जब स्तन जो होते हैं बिल्कुल परिपक्व अवस्था का रूप लेने लगते हैं, उसको हम मेनार्चे बोलते हैं, और ये 10 से 16 वर्ष होती है। और प्यूबार्चे जो होती है ये इसी बीच में 12-13 साल में आने वाले स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी ये तीसरी अवस्था होती है। तो थैलार्चे पहला देखा जाता है और मेनार्चे बाद में देखा जाता है, इसलिए इन सब की पहली जो अवस्था होगी वो क्या होगी? थैलार्चे होगी। तो याद रखिएगा, महिलाओं में यौवन आरंभ की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से चिन्हित की जाती है? तो थैलार्चे से चिन्हित की जाती है। याद रखिएगा, क्या? थैलार्चे महिलाओं के स्तनों का उभरना बोल सकते हैं। ब्रेस्ट बर्डिंग, इसको इस हिंदी में अगर हम ओरली शब्दों में बोलें तो स्तनों का उभरना बोल सकते हैं, जो जिससे पता चलता है कि हाँ अब लड़की का जो है यौवन आरंभ हो गया है,
7 वर्ष से 9 वर्ष तक में ये आरंभ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, मेनार्चे होता है जिसमें स्तन जो होते हैं परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था हो जाती है। और प्यूबार्चे में क्या होता है, प्यूबार्चे में जनन अंगों पर बालों का विकास हो जाता है। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गठिया। बहुत आपने नाम सुना होगा गठिया। तो ये गठिया किसकी बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, मतलब स्किन की बीमारी है, वृक्क या किडनी की बीमारी है, यकृत या लीवर की बीमारी है, या जोड़ों की बीमारी है। तो गठिया को जोड़ों, आपने सुना होगा गठिया वहाँ बीमारी हो गई। तो गठिया आमतौर पर जोड़ों की बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर के जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं, जहाँ पर एक हड्डी दूसरे से इस प्रकार से मिली होती है, जैसे पैरों में हो गया, हाथों में हो गया, तो वो जॉइंट होते हैं। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है, उसको जॉइंट बोलते हैं। तो उन जोड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिसको हम गठिया का बीमारी बोलते हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं गठिया के। गठिया सबसे पहले याद रखो, जोड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। ये जो फैक्ट बताती जा रही हूँ, या तो लिखते जाना या याद करते जाना। गठिया में क्या होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। गठिया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अस्थि संधि शोध। अस्थि संधि में क्या होता है, नॉर्मली हड्डी जो होती है, हड्डी के जॉइंट में एक प्रकार की सूजन आ जाती है, सबसे सामान्य प्रकार है अस्थि संधि शोध। और दूसरा होता है रूमेटाइड गोथा गठिया। क्या होता है, रूमेटाइड गठिया। इसमें क्या होता है, रूमेटाइड गठिया में कि शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई भी प्रतिरक्षा तंत्र हमला कर देता है, जिसके कारण, या कोई चोट वगैरह लग जाती है जिसके कारण सूजन आ जाती है और वो बढ़ती चली जाती है ना, तो उसको रूमेटाइड गठिया बोलते हैं। तो इस प्रकार गठिया क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थि संधि शोथ और एक होती है रूमेटाइड गठिया। याद रखिएगा। ये क्या नॉर्मली बोला जाता है कि इसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। जो जॉइंट होते हैं उसमें यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये जॉइंट जब इनमें सूजन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दुखते भी हैं, बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं। इससे जोड़ों में जलन और सूजन भी हो जाती है। और जोड़े जो होते हैं वो एक कठिन, मतलब कड़क भी हो जाते हैं, एकदम कड़क कड़क से हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और याद रखना है कि जोड़ों में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी 1899 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी, 1899 में हुई थी। कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी ये हो जाता है, हड्डी कभी टूट जाती है, संक्रमण हो जाता है, उसके कारण भी ये गठिया रोग दिखाई देते हैं। सबसे इसका लक्षण अगर देखा जाए तो ये है कि आपके जहाँ पे जॉइंट होंगे वो बहुत धीमी गति से काम करेंगे। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश शब्द अगर बोला जाए तो इसको आर्थराइटिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको आर्थराइटिस भी बोला जाता है। ये भी आप याद रख सकते हो, क्या बोला जाता है इसको, आर्थराइटिस भी बोला जाता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि किस अम्ल के जमने के कारण ये हो जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल अगर जम हो जाता है तो ये हो जाता है जोड़, अंगुलियां हुई, कलाई हुई, गर्दन हुई, टकना हुई, ये यहाँ पे हो जाता है। और अक्सर ये उस समय दर्द होता है जब जो व्यक्ति होता है वो बैठता है, उस समय ये हो जाता है। खून में जो हमारे शरीर का ब्लड है, एक सेकेंड, जो हमारे शरीर का ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है, ब्लड में क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है ना, तो ये गठिया रोग हो जाता है। याद रखिए इसको। जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हाइपर यूरिसीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर यूरिसीमिया भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और खून में यूरिक अम्ल का उच्च स्तर इसलिए हो जाता है कि जब किडनियों द्वारा उसे बहुत कम मात्रा में, क्या होता है, यूरिक अम्ल हमारे बाय यूरिन बाहर निकल जाता है, और जब वो किडनियों तक वो पूरे तरह नहीं पहुंच पाता है तो वो वहीं बीच में ही भरा रहता है, ब्लड में ही भरा रहता है, और ये गठिया जोड़ों में पहुंचकर उनमें सूजन पैदा करता है। तो ना, आया समझ में आपको कि ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से गठिया रोग हो जाता है। और जब ये जो हमारी किडनी होती हैं, जो मूत्र को छानती हैं, है ना, वो बाहर निकालती हैं मूत्र को, तो वो जब बाहर नहीं निकाल पाती हैं तो वो हम जोड़ों में जमा हो जाता है। आमतौर पर 40+ लोगों में ये लक्षण जो होते हैं दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी ग्रंथि अंतःस्नावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? अंतःस्नावी दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एक होती है अंतःस्नावी और एक होती है बहिस्नावी। जो अंतःस्नावी ग्रंथि होती हैं वो अपने से निकालने वाले हार्मोन को शरीर के अंदर ही सीक्रेट करती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि हुई। और बहिस्नावी ग्रंथि वो होती हैं जो अपने से निकलने वाले पदार्थ को बाहर स्नावित करती हैं, जैसे कि त्वचा हुआ जो बाहर पसीने को सीक्रेट करता है, यकृत हुआ, ये सारी जो होती हैं ये बाहरी ग्रंथि होती हैं। अब आपके लिए यहीं से मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बाह्यस्नावी भी है प्लस अंतःस्नावी भी है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बाह्य और अंतःस्नावी दोनों है? जिसको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका आंसर दे दीजिए, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बाह्यस्नावी भी है और अंतःस्नावी भी है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। आकांक्षा 1957 है। यहाँ पे क्या है, बहुत एडवांस लेवल के सुपरवाइज़र के क्वेश्चन बिल्कुल निःशुल्क करा रही हूँ मैं, रील्स के द्वारा, पिक्चर द्वारा। इसके अलावा आंगनवाड़ी के चार्ट भी आपको इस इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे, तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा और आंसर दीजिएगा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्नावी भी है और बाह्यस्नावी भी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्नावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? मतलब ये खुद को तो करती ही है, दूसरी ग्रंथियों के कामकाज को भी नियंत्रित करती है, तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसके दो भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है अग्रलोब, अग्रलोब बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पश्च लोब। मतलब एक इसका अग्र भाग होता है और दूसरा क्या होता है, इसका पश्च भाग होता है। दोनों के ही अलग अलग कार्य हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे जो मस्तिष्क में ये पीयूष ग्रंथि जो होती है पाई जाती है। मस्तिष्क का जो आधार होता है, जैसे ये मस्तिष्क है और ये इसका आधार है, तो यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी। पीयूष ग्रंथि जो होती है 1 इंच से भी 1 इंच व्यास का 1/3 इसका आकार होता है, मतलब बहुत छोटी होती है। पीनियल ग्रंथि एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है जो इसी के अंतर्गत होती है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसको तीसरी आंख कहा जाता है? शरीर में तीसरी आंख किसको कहा जाता है? तो शरीर में तीसरी आंख भी इसको ही कहा जाता है। यह लगभग 1/3 इंच लंबी होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथियों की बात करें तो ये छोटी ग्रंथियां होती हैं, प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती हैं? किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, याद रखिएगा। अंतःस्नावी ग्रंथियों के कामकाज को कौन नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। अग्र और पश्च लोब नाम से ये दो भागों में रहती है और लगभग 1 इंच व्यास के चौथाई, 1 इंच के लगभग चौथाई भाग इसकी जो लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? अब आर्तव चक्र क्या होता है, ऋतुस्राव क्या होता है? आर्तव चक्र जो होता है इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, जो पीरियड्स का जो साइकिल होता है जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, वही आर्तव चक्र कहलाता है। और जो ऋतुस्राव होता है उनको पीरियड्स बोलते हैं। जो महिलाओं के पीरियड्स आते हैं उसी को ही ऋतुस्राव बोलते हैं। कौन सा हार्मोन कम होगा? किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होगा? कौन सा हार्मोन अधिक होगा तो ऋतुस्राव होगा? मतलब नहीं होगा। किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा यदि शरीर में कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर कम बनता है तो समझ लो आपका पीरियड्स आ रहे हैं। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब वो गर्भावस्था का संकेत है। प्रोजेस्टेरॉन को ही गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था वाला हार्मोन भी बोलते हैं। ये पूछते हैं कि गर्भावस्था का हार्मोन किसको कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, किस हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है। जो पीरियड्स आते हैं, हमारे पीरियड्स आते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है। यदि अगर हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, लड़कियां क्या हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं अगर उनके पीरियड्स रुकते हैं तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका सीक्रेशन जो होता है अधिक होने लगता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है, मतलब वो गर्भावस्था का संकेत होता है। तो पीरियड्स आतप चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन के। प्रोजेस्टेरोन को और क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। आर्तप क्या चक्र क्या होता है कि जो मादा होती है उसके जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला, जिसके कारण पीरियड्स आते हैं, उनको आर्तप चक्र कहते हैं। ये हर 28 दिन के बाद दोहराया जाता है। महिलाओं को पीरियड्स जो होते हैं हर 28 से 29 दिन बाद आते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, ये हटा देती हूँ, इसको लिख लेना कि गर्भावस्था का हार्मोन होता है। आर्तप चक्र के कितने चरण होते हैं, आर्तप चक्र के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक होता है पुटक चरण। पुटक चरण क्या होता है, दूसरा होता है अंडोत्सर्ग चरण। एक होता है पुटक चरण, दूसरा होता है अंडोत्सर्ग चरण, और तीसरा होता है ल्यूटियल चरण। तीसरा क्या होता है, ल्यूटियल चरण। ये इसके चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, पुटक चरण, अंडोत्सर्ग चरण और ल्यूटियल चरण। अंडोत्सर्ग चरण में क्या होता है, देखो महिला का पीरियड्स आया, उसके हर 14 दिन तक क्या होता है कि एक जो अंडा होता है वो एक ग्राफियन पुटिका के अंदर होता है। और ये ग्राफियन पुटिका है। इस ग्राफियन पुटिका को बनाने के लिए एफएसएच जो हार्मोन होते हैं वो हेल्प करते हैं। ये एफएसएच जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि सीक्रेट करती है। तो ये जो एक जो फॉलिकल आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, अंडे होते हैं, 14 दिन तक इसी के ही अंदर रहते हैं। यदि इन 14 दिनों में, महिलाओं के पीरियड्स आने के 14 दिन के अंदर अंदर तक यदि पुरुष और महिला संभोग करते हैं और पुरुष का शुक्राणु और अंडाणु अगर मिल जाता है, तो यही एक ऐसी अवस्था होती है जब लड़की क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। मतलब महिला के पीरियड्स आने के 14 दिन के अंदर अंदर, अगर ये 14 दिन के अंदर अंदर ग्रेफियन पुटक टूट जाता है और डिम्ब निकल जाता है, ये जो बाहर का जो आवरण है, सपोज करो ये टूट गया और इससे ये अंडे क्या हो गए, बाहर निकल गए, और ये जो बाहर जो कवर लगाया हुआ है ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो होता है एलएच के बढ़ते स्तर से उत्तेजित होता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो एलएच, ये कार्पस, ये जो आपको आवरण दिख रहा है ना, इसको तोड़ने में मदद करता है। देखो ये एक बार और समझाती हूँ। जैसे कि ये एक आवरण है, इसके अंदर अंडे हैं, है ना, और इसके चारों तरफ जो घेरा है, ये जो हो रहा है ये कार्पस ल्यूटियम है। इस कार्पस ल्यूटियम को बनाने का काम कौन करता है, एफएसएच हार्मोन करता है। और इसको तोड़ने का काम, क्या करने का, इसको तोड़ने का काम करता है एलएच हार्मोन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, मतलब इस अंडे को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो एलएच हार्मोन जो रहेगा, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये इस अंडे को बोलेगा कि बाहर आओ, इसको तोड़ेगा, है ना। तो जब ये तोड़ेगा तो ये अंडे क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्नावित होगा। प्रोजेस्टेरोन, ये अंडे बाहर आएंगे तो यही अंडे पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उससे क्रिया करेंगे और फलोपियन नलिका में जाएंगे, जिससे कि एक गर्भधारण होगा। अगर ये टूटेंगे ही नहीं तो ये अंदर ही रहेगा, और महिला का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा उसका सीक्रेशन कम होगा और महिला की गर्भावस्था नहीं होगी, और वो उसके अगले 14 दिन बाद महिला का पीरियड फिर से आ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के रखरखाव में भी
आवश्यक होते हैं। यदि अंडोत्सर्जन के बाद गर्भावस्था नहीं होती आती है, अब ये अंडे निकल गए बाहर है, हर 14 दिन के बाद ये टूट जाता है। अगर ये अंडे बाहर निकले हैं और शुक्राणु इसमें नहीं मिल रहा है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर होता है वो नीचे होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यदि अंडाणु बाहर हो, शुक्राणु से मिल गए हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कम होना आर्तव चक्र का कारण बनता है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। जो उसकी परत होती है गर्भाशय की, उसको बनाने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या बोला जाता है? गर्भावस्था का हार्मोन बोला जाता है। ये क्वेश्चन तो एक न एक शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, इसको याद रखना। और आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? प्रोजेस्टेरॉन। किस हार्मोन के अधिक होने से गर्भावस्था होती है? तो प्रोजेस्टेरॉन। गर्भावस्था अधिक और गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रोजेस्टेरॉन ही होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऐसा है जो गर्भावस्था में अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा हार्मोन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल को बनाने का काम करता है, जो कि अंडे को चारों ओर घेरती है, इसको बनाने का काम करता है, तो वो है FSH। अब आपको बोलेंगे इस फॉलिकल को तोड़ने का काम, जिससे कि ये जो अंडा है ये बाहर निकले, ये कौन करता है? LH करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। FSH हुआ या LH हुआ, ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होते हैं। और LH हार्मोन जो होता है वो अंडोत्सर्ग को या अंडे को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का उत्पादन करता है आयोडीन के कारण। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं होता है, जिसके कारण घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए कितनी आयोडीन चाहिए है? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए प्रतिदिन कितनी आयोडीन चाहिए है? 120 माइक्रोग्राम चाहिए। आपसे बात करें एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी आयोडीन चाहिए है? तो 150 माइक्रोग्राम एक सामान्य पुरुष को चाहिए। आपसे पूछें एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना आयोडीन चाहिए है? तो 150 माइक्रोग्राम चाहिए। आपसे पूछें कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना आयोडीन चाहिए, तो सामान्य महिला से 100 माइक्रोग्राम ज़्यादा चाहिए होता है। तो गर्भवती महिला को 250 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होता है। और आपसे पूछें धात्री महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना आयोडीन चाहिए है, तो 130 माइक्रोग्राम अतिरिक्त चाहिए होता है सामान्य महिला से, मतलब इनकी आवश्यकता होती है 280 माइक्रोग्राम। आयोडीन की आपको पूरी मात्रा याद कर लेना है। ये ICMR 2020 के अनुसार है। किसके अनुसार है? ICMR 2020 के अनुसार है ये मात्रा। सामान्य पुरुष को 150, सामान्य महिला को 150, गर्भवती को 250 और स्तनपान कराने वाली को 280 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, एक तितली के आकार की ये ग्रंथि होती है। इसी में अगर सूजन आ जाती है, अगर व्यक्ति को थायराइड समस्या हो जाती है, इसके अलावा ये शरीर की जो उपापचय दर होती है उसको भी नियंत्रित करती है। तो ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PSC में कितने बेड होते हैं? ये PSC होता क्या है? PSC मतलब होता है पब्लिक हेल्थ ग्रुप, पब्लिक हेल्थ सेंटर। इसको करने से पहले एक चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% आंगनवाड़ी में सिलेक्शन हो और आप हर तरह के प्रश्न करें, ये बचे हुए जो 2 महीने हैं, 2 महीने हैं या 2.5 महीने, जो इन महीनों में आपका 100% सिलेक्शन की तैयारी हो, आपने कितने भी कोर्स लिए हों, एक बार हमारा कोर्स लेके देखिए। रेगुलर आपको रोज़ टेस्ट मिलेगा। एक हमारा चैनल है जो रोज़ टेस्ट लेता है, रोज़ आपका टेस्ट होगा, रोज़ आप आंकेंगे खुद को हर एक टॉपिक का। एक सपोज कीजिए एक छोटा सा टॉपिक है, सपोज कीजिए हमने ले लिया पी लिया,
अगर मैंने हमारे क्लास में पीलिया को तैयार करवाया है मैंने अपने ग्रुप में, तो उस पीलिया से जितने फैक्ट बनेंगे, पीलिया क्या है, किससे होता है, उसकी वैक्सीन कौन कौन सी होती है, कब कौन सी खोज की गई, कौन सी निष्क्रिय है, कौन सी सक्रिय है, तो ये सारे जितने भी फैक्ट होते हैं ये हम सारे कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा अदर स्टेट में इन सिलेबस से संबंधित कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ANM GNM का करवाया, या कहीं पर भी राजस्थान में सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, या और भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें यही सिलेबस होता है जो आंगनवाड़ी का है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन ले लेके अपने ग्रुप में करवा रहे हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाकर उसके MCQ करवा रहे हैं। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है ट्रिक। इतना सारा सिलेबस हमको याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम कोई ट्रिक द्वारा याद करते हैं तो वो बहुत जल्दी आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हमने हमारे बच्चों को योजनाओं की पूरी ट्रिक द्वारा ही याद करवाई है। महिला बाल विकास योजना हुई, आदिवासी योजना जो हमारे अभी ग्रुप में हो चुकी हैं। अभी हमारे ग्रुप में किशोर न्याय अधिनियम चल रहा है। किशोर न्याय अधिनियम में लगभग 110 धाराएँ हैं जो अभी चल रही हैं, और 10 अध्याय हैं जिनकी अभी हम उनको बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बिट ट्रिक, हर धारा को ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं तो वो एग्जाम में याद रहती है, और हर धारा के अंतर्गत क्या कहा गया है ये याद रखती है। तो अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 799 रुपये का हमारा ग्रुप है। 799 आप किसी और में कटौती कर लीजिएगा, लेकिन ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये वैकेंसी हर बार नहीं आएगी, और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि हर टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से आपको कवर होगा। हर एक फैक्ट कंप्लीट होगा, और वो बाय ट्रिक होगा। आपसे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं कि आपके अंदर तक वो कैसे ना कैसे पहुँचे, है ना। इसके अलावा हम डेली टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो हम आप 7 बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। आप ये 7 बुक्स भी ले सकते हैं हमसे, और साथ में हमारा ये ऑनलाइन ग्रुप भी ले सकते हैं। 7 बुक्स की जानकारी भी दे देती हूँ, ऑनलाइन ग्रुप की जानकारी भी दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलता है ऑनलाइन कॉम्बो में। सब ऑनलाइन तैयारी है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, डेली टेस्ट होते हैं हमारे, और डेली आपको मतलब आप हजारों लाखों प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई भी प्रश्न ही नहीं जाएगा। सारी यूट्यूब की PDF को मिल जाएंगी आपको, सारी यूट्यूब की PDF आपको वहीं पर दी जाती हैं। यूट्यूब पर हम जब एक फैक्ट बहुत शानदार ला रहे हैं तो हम ग्रुप में क्या ही करा रहे होंगे। डेली PDF दी जाएंगी, जो हम आपसे नहीं बोलेंगे आप क्वेश्चन ढूंढो, हम आपको नहीं देंगे टॉपिक, हम खुद आपको PDF देंगे तैयार करके इजी लैंग्वेज में, और फिर उसको ट्रिक द्वारा आपको याद करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट लेंगे। ट्रिक द्वारा आंसर याद होगा, ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। इसमें 500 प्लस योजनाओं के MCQ रहेंगे, 1000 प्लस CDP के MCQ रहेंगे। आज ही हमारे चैनल पर 200 आदिवासी योजनाओं के MCQ हुआ है। आज से 10 दिन पहले महिला बाल विकास के 200 प्रश्नों का टेस्ट हुआ था। अभी किशोर न्याय अधिनियम होगा तो किशोर न्याय अधिनियम के 200 प्रश्नों का टेस्ट होगा। अब जब 200 अधिनियम एक अधिनियम से ही हो गए तो क्या बाहर जाएगा, सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपने कर लिया है, और फिर जो आंसर गलत होता है तो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाता है। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं सुपरवाइजर का, उसके लगभग 6 या 7 पार्ट मैंने वीडियो में भी कराए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो भी आपको यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा। 1000 ICMR के MCQ आपको मिलेंगे, जिससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये पूरा ऑनलाइन पैकेज विद टेस्ट सीरीज 799 का है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मंगाना है, ये 7 बुक्स भी लेना चाहते हैं, 7 बुक्स का कॉम्बो है, उसमें 5 थ्योरी बुकलेट है, 1 MCQ बुकलेट है, और 1 वन लाइनर बुकलेट है। अगर आप ये भी मंगवाना चाहते हैं, साथ में ऑनलाइन ग्रुप भी जोड़ना चाहते हैं, तो इसका रेट है 1599, और प्लस इसमें कुरियर चार्ज है, जहाँ का भी आपका कुरियर रहेगा। तो आप या तो हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन बुक्स लेते हैं तो ऑनलाइन वाला आपको ऑटोमेटिकली ही हम प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी अधिनियम हैं, अधिनियम की धाराएं हैं, सारा ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। गणित, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारा ट्रिक द्वारा याद होगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारी 7 बुकलेट हैं, ये पूरी 7 बुकलेट हैं। ये 7 बुकलेट ये आपको पढ़ना है, ये आपको मैंने दे दी, ये मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अपना अलग ऑनलाइन करवाती हूँ। बहुत इजी लैंग्वेज में हर PDF तैयार कराती हूँ, उसके मैक्सिमम जितने MCQ बनते हैं वो सारा कवर कराती हूँ। तो जो भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये नंबर पर व्हाट्सअप करके अगर नोट्स नहीं भी लेना तो भी अपना नंबर हाई करके सेव करवा दीजिए, ताकि स्टेटस के द्वारा आपको बहुत सारे MCQ याद होते रहें। अब क्वेश्चन है, PSC होता है, PSC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ
सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर इसको बोलते हैं। ये बोल रहे हैं इसमें कितने बेड उपलब्ध होते हैं। जो पीएससी होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, इसमें कितने बेड होते हैं या कितने बिस्तर होते हैं। तो इसमें नॉर्मली 4 से 6 बिस्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 6 बिस्तर होते हैं। ये एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो एक ग्राम या छोटे शहरों में होता है। पीएससी जो होते हैं वो 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या में होते हैं। 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या में होते हैं और इनमें 6 उपकेंद्र शामिल होते हैं। 6 सब सेंटर होते हैं स्वास्थ्य के, वो इसमें शामिल होते हैं। यह एक स्वास्थ्य सेवाओं का संकुल होता है और इसको रखने ये जो पीएससी होना चाहिए या मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये सबसे पहले 1946 में भौरे समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में एक पीएससी मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। मतलब इसको राज्य की सरकार पैसे नहीं देती है, इसको केंद्र सरकार पैसे देते हैं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 से 6 बिस्तर होते हैं। और जो पीएचसी होता है, पीएचसी मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये 6 उपकेंद्र मतलब एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में या एक पीएचसी में 6 उपकेंद्र होते हैं। इसमें एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी होता है और पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। मतलब एक पीएचसी में मतलब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी होता है। पीएचसी को अपग्रेड करके मतलब जब 4 से 6 पीएचसी और मिल जाएंगे तो इसको अपग्रेड करके बनाया है सीएचसी। सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ पर वो उन जगहों पर स्थापित होते हैं जहाँ की जनसंख्या 80,000 से 1,20,000 तक होती है। सीएचसी जो होता है जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे शल्य चिकित्सा, औषधि, प्रसूति, स्त्री रोग विशेषज्ञ सब होते हैं। और हर सीएचसी जो होता है एक विकास खंड में होता है। इसके तहत ये जो पीएचसी में अभी वर्तमान में 6 बिस्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की योजना 2021 में सरकार ने बोला था कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि 30 बेड दिए जाएं। 6 की जगह कितने बेड दिए जाएं, ऐसी कोशिश की जा रही है कि 6 की जगह 30 बेड दिए जाएं। एक और बात, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जो होता है वह समुदाय और डॉक्टर के बीच पहला संपर्क बिंदु होता है। तो वो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। समाज के वर्ग जो कमजोर वर्ग हैं, गरीब वर्ग है, उनको डॉक्टर तक जाना है तो पहला संपर्क बिंदु ये पीएचसी ही रहेगा। पीएचसी डॉक्टर और समुदाय के बीच का पहला संपर्क बिंदु होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचसी दोनों का ही क्या होता है? पहला संपर्क बिंदु होता है। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कितने पीएचसी आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या बोलते हैं? सीएचसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है सीएचसी का फुल फॉर्म। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने पीएचसी आते हैं? कितने पीएचसी मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं? तो 4 से 5 मिलकर बनाते हैं। ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं जो समुदाय, परिवार, व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य और सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये कितनी जनसंख्या पर होते हैं? ये 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या पर लगभग ये होते हैं। और जबकि पीएचसी की बात करें, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो 20 से 30,000 की जनसंख्या पर होते हैं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो लगभग जहाँ पर लगभग 4 से 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल जाते हैं तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं। याद रखिएगा इसको। एक मैं टेबल द्वारा आपको समझाती हूँ। देखो ये टेबल है, ये देखो, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको हम बोलते हैं सीएचसी, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको हम बोलते हैं पीएचसी। प्राथमिक केंद्र मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सीएचसी बोला जाता है। कितनी आबादी को कवर करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? तो 80,000 से 1.2 लाख की आबादी को कवर करते हैं। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो 20,000 से 30,000 लोगों की आबादी को कवर करते हैं। स्टाफ क्या होता है? जो सीएचसी होता है उसमें स्टाफ होता है 5 चिकित्सकों सहित कुल 18 कर्मचारी होते हैं।
मतलब इसमें 5 चिकित्सक होते हैं और कितने कर्मचारी होते हैं, 18 कर्मचारी होते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, 1 चिकित्सा अधिकारी होता है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। यहाँ पे तो 5 चिकित्सक ही होते हैं, जिसमें प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी होगा, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी होगा, एक बाल रोग विशेषज्ञ भी होगा, ये सब होते हैं। तो 5 चिकित्सकों सहित कुल 18 कर्मचारी होते हैं। और यहाँ पे एक चिकित्सा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 1 चिकित्सा अधिकारी और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। याद रखना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब 6 मिल जाते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है। मतलब जहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ऐसे 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं, सामुदायिक। मतलब ये विकास खंड स्तर पर या संभाग स्तर पर होते हैं। ये और पढ़ लो, स्वास्थ्य केंद्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं उपकेंद्र। क्या होते हैं, उपकेंद्र होते हैं। उपकेंद्र की संख्या कितनी, उपकेंद्र में स्टाफ कितना होता है, 3 होता है। उपकेंद्र में कितना स्टाफ होता है, 3। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको हम पीएससी बोलते हैं, इसमें कितना स्टाफ होता है, इसमें 15 होता है, जिसमें 14 एक जो होता है चिकित्सा अधिकारी और 14 जो होता है वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। पहला स्थान डॉक्टर समुदाय के साथ मिलता है। ये पहला ऐसा स्थान होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मतलब उपकेंद्र में तो डॉक्टर रहते ही नहीं है, वहाँ केवल आशा नर्सा कार्यकर्ता ही रहती हैं। जो दूसरे स्तर का होता है ये पहले स्तर का होता है, मतलब जो गांव में बहुत छोटे गांव होते हैं उन पे होता है। उपकेंद्र मतलब 6-7 उपकेंद्र मिल जाएंगे, लगभग 6 उपकेंद्र मिल जाएंगे, तब मिल बनेगा क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ 15 होते हैं, मतलब एक डॉक्टर होता है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होता है। ये पहला संपर्क बिंदु होता है जब कोई भी मरीज डॉक्टर से मिलता है। एक प्राथमिक जो स्वास्थ्य ग्रुप है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 6 उपकेंद्र होते हैं। मतलब जो 6 छोटे छोटे उपकेंद्र बनेंगे उनसे मिलकर जो बनेगा वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। इसमें स्टाफ कितना रहता है, इसमें लगभग 28 का स्टाफ होता है और ये पहली रेफरल यूनिट होती है। यहाँ पर एक सीएससी कवर करता है 4, मतलब अगर 4 जो क्या कह रहे हैं प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होते हैं 4 मिल जाएंगे तब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। तो ये 3 श्रेणियों में स्वास्थ्य केंद्र को माना गया है। सबसे छोटे स्तर पर उपकेंद्र होते हैं, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। याद रखिएगा, ये आपको इससे और समझ लो कि कैसी कैसी जनसंख्या पे होते हैं। जो उपकेंद्र होते हैं वो लगभग 5000 की जनसंख्या पर होते हैं मैदानी क्षेत्र में, और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या में होते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अभी मैंने बताया 20 से 30,000 मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या में और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,20,000 की जनसंख्या पर होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कितने होते हैं, 80,000 की जनसंख्या पर होते हैं। इस प्रकार ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे छोटे स्तर पर उपकेंद्र होते हैं, दूसरे पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम पीएससी बोलते हैं, और तीसरे स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसको हम सीएससी बोलते हैं। ये सीएससी मैदानी क्षेत्र में बात करें तो 1,20,000 पर और आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पर होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है कितनी आबादी एक सामुदायिक ब्लॉक विकसित करती है। मतलब एक सामुदायिक ब्लॉक मतलब एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करती है तो 100 गांव मिल जाएंगे और जनसंख्या लगभग 1 लाख हो जाएगी, तो एक सामुदायिक या सीडी ब्लॉक विकसित होगा या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित होगा। फ्रेंड्स, सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट मैंने आपको दिया है कि कौन सी ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि भी है और अंतः ग्रंथि भी है। ग्रंथि जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको बताना है कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है और सारे लोगों को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर न्यू है तो तब कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक जब आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो हम और लेके आएँ, है ना। और कोई भी अगर 100% सिलेक्शन चाहता है, कहीं का भी कोर्स लिया हो, सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि बुरा पढ़ाएगा। कोई किसी का भी आपने कोर्स लिया हो, बट एक बार अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक बार हमारा कोर्स भी लेके देखिएगा। हम बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं, डेली टेस्ट ले रहे हैं, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार होती जा रही। और अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप करके हाय लिख दीजिएगा,
तो स्टेटस के द्वारा भी मैं क्वेश्चन तैयारी कराने वाली हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कितनी आबादी तक सामुदायिक ब्लॉक विकसित करते हैं? तो 100 गांव हो या लगभग 1 लाख जनसंख्या हो, वहां पर सामुदायिक ब्लॉक बनेगा। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 25 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या CHC बोला जाता है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 जनसंख्या पर ये स्थापित किए जाते हैं, याद रखिएगा। और जब 4 से 6 PSC पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब मिल जाते हैं, तब ये सामुदायिक स्वास्थ्य, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है, जबकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वो छोटे स्तर पर होते हैं। राइबोफ्लाविन जो होता है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B7 का तो नहीं है, इसको तो हम बायोटिन बोलते हैं। B5 भी नहीं है, इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B6 भी नहीं है। B2 जो है इसको राइबोफ्लाविन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन बोलते हैं B2 को। याद रखिएगा किसको बोला जाता है? B2 को बोला जाता है राइबोफ्लाविन। और B2 बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो सामान्य पुरुष होता है, एक सामान्य पुरुष को लगभग दो से तीन मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। 2 से 3 मिलीग्राम। 2 से 3 इसलिए होती है कि कुछ आदमी होते हैं स्टेबल पोजीशन में होते हैं, कुछ मध्यम वर्क करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ मॉडरेट वर्क करेंगे और कुछ बहुत हैवी वर्क करते हैं, तो उनके लिए लगभग 3.2 तक भी चला जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो 2 से 3.2 मिलीग्राम पुरुष को आवश्यकता होती है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 1.9 से 3.1 की आवश्यकता होती है। वो वैसे ही अगर सामान्य महिला है तो 1.9 ही पड़ेगी, लेकिन उसको मॉडरेट है और वो हैवी वर्क कर रही है तो उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही अगर लैक्टिंग मदर या स्तनपान कराने वाली माता की बात करें तो स्तनपान कराने वाली माता को 3 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली को 3 मिलीग्राम। इसके बाद अगर बात करें सामान्य महिला की तो कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 3.2। गर्भवती की बात करें तो 1.9 से 3.1 आवश्यक तो होती है। बात की जाए अगर जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको कितनी आवश्यक होती है? तो शिशु को आवश्यक होती है 0.4 से 0.6 मिलीग्राम तक। 0.4 से 0.6 मिलीग्राम तक एक शिशु को आवश्यक होती है, क्योंकि शिशु और गर्भवती महिला जो होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके आपको याद रखना है। सामान्य पुरुष को 2 से 3 मिलीग्राम याद रखिए। महिलाओं को कितना? 1.9 से 3.1। गर्भवती महिला को लगभग 3 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। और स्तनपान कराने गर्भवती महिला को 2.7 होती है। गर्भवती महिला को 2.7 होती है और स्तनपान कराने वाली को 3 मिलीग्राम। एक बार लिख देती हूँ अच्छे से, तो एक बार याद कर लीजिएगा। सामान्य पुरुष को आवश्यकता होती है 2 से 3.2 मिलीग्राम। महिला को आवश्यकता होती है 1.9 से 3.1 मिलीग्राम। गर्भवती महिला को आवश्यकता होती है 2.7 मिलीग्राम। कितनी आवश्यकता होती है? 2.7 मिलीग्राम। स्तनपान कराने वाली या लैक्टिंग मदर को आवश्यकता होती है 3 मिलीग्राम। और एक 0 से 6 माह का जो बच्चा होगा उसको लगभग आवश्यक होगी 0.4 मिलीग्राम। ये पूरा राइबोफ्लाविन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक देखभाल सेटिंग, मतलब जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर टीबी के निदान की सबसे अधिक पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? टीबी के निदान का या टीबी के टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले टीबी क्या होती है? सबसे पहले तपेदिक क्या होता है? तो तपेदिक एक जीवाणु या बैक्टीरियल द्वारा होने वाली बीमारी होती है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा हो जाती है। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा खांसी आती है, जिससे लंग्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले इसकी पुष्टि किससे की जाती है? पुष्टि से मतलब है कि कंफर्म कर लेना कि हाँ रोगी को ये बीमारी है या नहीं है। तो उसके लिए किया जाता है स्पुटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी।
क्या किया जाता है, स्पुटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी होता है। ये फुफ्फुसी है, मतलब फेफड़ों की टीबी का। फेफड़ों में मैंने बताया भी लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों, क्योंकि श्वसन तंत्र पूरा फेफड़ा जो होता है टीबी से प्रभावित हो जाता है, लगातार खांसी होती है। तो ये जो माइक्रोस्कोपी है ये इस टीबी का पता लगाने के लिए सबसे सरल, तेज और सस्ती तकनीक होती है। इसे थूक स्पीयर माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। थूक स्पीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिसके भी टेस्ट का पता लगाना है उसका थूक का सैंपल ले लिया जाता है और उसी से ही चेक की जाती है। थूक का एक नमूना लिया जाता है एसिड फास्ट बेसिली की मौजूदगी में, और उसमें क्या डाला जाता है, एक बेसिली नाम का एसिड आता है, उसको डाला जाता है, जिससे इसकी पता चलता है कि ये मतलब इसमें क्या है, कि टीबी है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे ही सरल और सस्ती तकनीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने बोला है प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर में टीबी, कहीं पर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से कौन सा टेस्ट टीबी की चेकअप के लिए, टीबी के टेस्ट के लिए, कि टीबी के लिए एक और परीक्षण किया जाता है मॉन्टेक्स परीक्षण। याद रखिएगा, टीबी के लिए एक और परीक्षण किया जाता है मॉन्टेक्स परीक्षण, ये भी टीबी के लिए किया जाता है। इसके अलावा डिप्थीरिया के लिए किया जाता है सिक परीक्षण। डिप्थीरिया के लिए कौन सा होता है, सिक परीक्षण होता है। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण होता है, और मलेरिया के लिए आरपीडी टेस्ट होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। स्पुटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी क्या होता है, टीबी की जांच के लिए या टीबी की पुष्टि के लिए करते हैं, याद रखिएगा। ये थूक का परीक्षण है, ये भी आपको याद रखिएगा। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें जो सबसे मेन अधिकारी होता है वो चिकित्सीय अधिकारी ही होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 15 का स्टाफ होता है, जिसमें केवल एक चिकित्सा अधिकारी होता है, वो भी फ़ोन के संपर्क में रहता है। बाकी 14 जो होता है पैरामेडिकल स्टाफ होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पूर्णता पर प्लेसेंटा का वजन क्या होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा एक अस्थायी अंग है मानव शरीर का जो गर्भवती महिला को बनता है, और गर्भवती महिला में ये जो प्लेसेंटा होता है ये गर्भवती महिला के जो बच्चा होता है उसको पोषण प्रदान करता है। इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है, हार्मोन पहुंचते हैं, और ये जो अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। ये प्लेसेंटा बहुत ही आवश्यक अंग होता है। लगभग 12वें सप्ताह तक इसका निर्माण हो जाता है। 12वें सप्ताह मतलब गर्भ में जब बच्चा 12 सप्ताह का हो जाता है, लगभग 3 महीने जब बच्चे को हो जाते हैं, तो ये जो प्लेसेंटा होता है वो पूरी तरह से बन जाता है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि जब गर्भावस्था की पूर्णता हो जाती है, मतलब जब गर्भावस्था पूरा 9 महीने का हो जाता है, 280 दिन हो जाते हैं, तब और 42 सप्ताह हो जाते हैं, तब ये कैसा हो जाता है, मतलब तब इसका वजन कितना हो जाता है। तब इसका वजन 500 ग्राम हो जाता है। कितना होता है, 500 ग्राम हो जाता है, या इसको 1 पाउंड से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मान सकते हैं, 1.1 या 1.2 पाउंड, है ना। तो 500 ग्राम तक इसका वजन हो जाता है प्लेसेंटा की। इसकी लंबाई की बात करें प्लेसेंटा की, तो 22 सेंटीमीटर प्लेसेंटा की लंबाई होती है। प्लेसेंटा की लंबाई कितनी होती है, प्लेसेंटा की लंबाई 22 सेंटीमीटर होती है। प्लेसेंटा की मोटाई की बात करें तो प्लेसेंटा की मोटाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर प्लेसेंटा की मोटाई होती है, या इसको मान लो 0 से 0.1 इंच होती है। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अलग कलर में लिख देती हूँ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का वजन और नवजात शिशु के वजन के बीच का अनुपात कितना होता है। अब यहीं से आप मान लीजिए कि प्लेसेंटा का वजन गर्भावस्था की पूर्णता पर कितना हो रहा है, 500 ग्राम हो रहा है ना, और जो बच्चे का वजन होता है गर्भावस्था की पूर्णता पर कितना होता है, 2.5 से 3 किलो होता है। कितना होता है, 2.5 से 3 किलो। मतलब ये जो अनुपात होता है वो 1:6 होता है। मतलब ये आपसे पूछेंगे कि प्लेसेंटा का वजन और नवजात शिशु के वजन के बीच का अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 1:6 होता है प्लेसेंटा का वजन और नवजात शिशु के वजन का अनुपात। प्लेसेंटा का करीब 88% वजन जो होता है उसके पानी का ही होता है। इसमें जो पानी होता है लगभग 10 से 12 सप्ताह में ये अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। एक और पूछा जाता है कि जो प्रसव की 4 अवस्था होती हैं,
प्रसव की टोटल अवस्था कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर निकलता है? तो देखो प्रसव की पहली अवस्था में तो क्या है, गर्भाशय का संकुचन होता है, गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है, लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए ग्रीवा को, और जब वो फैलती है और मतलब बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है पूरा गर्भाशय। दूसरा जो अवस्था होती है प्रसव की, उस प्रसव की दूसरी अवस्था में बच्चा जो होता है वो बाहर आता है। आपसे पूछते हैं कि प्रसव की किस अवस्था में बच्चा बाहर आता है, तो दूसरी अवस्था में आता है। अब जो बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा बाहर आता है, और जो झिल्ली वगैरह होती हैं जो बच्चे को घेरे रहती है, नाल वगैरह होती है, वो बाहर आती है। तो वो कब आती है? वो तीसरी अवस्था में आती है। टोटल प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था में जो पूरा का पूरा जो गर्भाशय है वो रिकवर होना आरंभ कर देता है, अपनी अवस्था पर, अपनी स्टेज पर वापस आना आरंभ कर देता है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा, दूसरी अवस्था में बच्चे का जन्म और तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा का जन्म होता है, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पर हाई करके अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।